चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा एग्रीकल्चर मेथड है जिसमें साइल के बिना ही हम खेती बाड़ी करते हैं, खासकर प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो इसमें हाइड्रोपोनिक इज़ ए टेक्निक इन विच प्लांट्स कैन बी ग्रोन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल। तो सॉइल के विदाउट ही प्लांट्स को ग्रो किया जाता है इस टेक्निक में। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या है कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर को यूज़ करके ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ सॉइल। तो सॉइल यहाँ पर यूज़ नहीं होती, सॉइल के बगैर न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक प्रेजेंट एरा में अगर देखें तो लोग सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो रही है तेज़ी से, क्योंकि लोगों को बेटर लाइफ चाहिए, फॉर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, बेटर स्कूलिंग चाहिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, अर्निंग के लिए लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनको जब शहर में जाएंगे तो उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड भी चाहिए। और ख़ासकर और जब शहरों में जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जगह की कमी आ रही है, श्रिंकिंग ऑफ लैंड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया श्रिंक हो रहा है, कम पड़ रहा है शहरों में, उनके आसपास एरिया या शहर में जो एरिया है उसकी कमी है। तो हाइड्रोपोनिक एक फ्यूचर फार्मिंग हो सकती है फ्यूचर के लिए, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर जगह की कम है, लेस एरिया अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर हम हाइड्रोपोनिक मेथड को यूज़ करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लीफी वेजिटेबल्स हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सॉइल, यूज़ किए बगैर ही ऑर्गेनिकली जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स हो, दूसरी वेजिटेबल्स हो उनको, और साथ साथ में इसमें जो वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई रहती है। हाइड्रोपोनिक एक ऐसा मेथड है जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग थी उनमें कुछ जो ड्रॉबैक्स थे, लाइक की जो कमियाँ थी, जैसे कि वहाँ सॉइल ऐसी मिलती थी जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते थे, सॉइल फर्टाइल नहीं होती थी। तो हाइड्रोपोनिक मेथड के थ्रू इस तरह का जो कमी है उसको पूरी कर सकते हैं। दूसरा, अगर ड्राट होता था कहीं, जब फ्लडिंग होती थी तो वहाँ पर खेती-बाड़ी करना मुश्किल होता था। और अगर हाइड्रोपोनिक को हम अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम ईज़िली टैकल कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि प्लांट्स की जो रूट हैं वो ग्रो करती हैं डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। स्पेशली वाटर में न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, बहुत तरह के जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, 16 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, और उनको डाला जाता है पानी में और सॉल्यूशन बनाई जाती है और उसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की डायरेक्ट इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करती हैं इस सॉल्यूशन से, और इसमें प्लांट्स को डायरेक्ट ऑक्सीजन भी मिलता है। जो भी प्लांट्स को ज़रूरत होता है हाइड्रोपोनिक मेथड से ये इसको मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी भी सेव होती है। क्योंकि अगर देखें तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इनटेक का, प्लांट्स जो इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, तो जब वो सॉइल में ग्रो करते हैं तो वहाँ से उनको वाटर भी लेना है और न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जॉर्व करने हैं, उसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। वो एनर्जी हाइड्रोपोनिक मेथड में डायरेक्टली सॉल्यूशंस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो रूट्स होती हैं उनको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो इसमें क्या है, फूड डायरेक्टली अवेलेबल होता है, पानी डायरेक्टली अवेलेबल होता है, और प्लांट जो हैं वो फास्ट ग्रो करते हैं। जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो फास्टर होती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ये भी देखा गया है कि जो यील्ड होती है वो 20 से 25% हायर होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉइल ग्रोन प्लांट्स होते हैं उससे। हाइड्रोपोनिक मेथड से 20 से 25% यील्ड बढ़ जाती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है कि ये 90% लेस वाटर यूज़ करता है, ये 90% वाटर लेस
यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि वेस्टेज ऑफ वाटर इस प्रोसेस से बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। जो सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है उससे अगर हाइड्रोपोनिक मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं 90% वाटर की कंजर्वेशन होती है, क्योंकि जो प्लांट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर वाटर जो यूज़ करते हैं वो रिसर्कुलेटेड भी होता है और रिटर्न होता है टू द सिस्टम। जो पानी चाहिए प्लांट को वो ऑब्जॉर्व होता है, बाकी सिस्टम जो है रिसर्कुलेट होता है और वापस वहाँ पर ही उस सिस्टम में ही बना। इस मेथड से वेस्टेज कम होती है क्योंकि वाटर रिसर्कुलेट होता है, तो 90% वाटर की कंजर्वेशन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या कि अर्बन एरिया में जहाँ पर सॉइल नहीं मिलती वहाँ पर हम फ्रेश ग्रीन ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड अर्बन एरिया में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसको इफ़ेक्टिवली। और जो लैंड जो एरियाज़ अवेलेबल होते हैं अर्बन एरिया में, जैसे कि रूफ टॉप, घर के छत पर बालकोनीज़ होती हैं, जहाँ अनयूज्ड ओपन स्पेसिस होती हैं जैसे लॉन वगैरह हो गया, या गार्डन का जो एरिया होता है वहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। जो खाली पड़ा एरिया है वहाँ पर इस मेथड के थ्रू अर्बन एरिया में भी हम ग्रीन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक अच्छा अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो फार्मिंग होती थी उससे। आज हम ग्लोबल फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं बाई अडॉप्टिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अडॉप्ट करके, और इसके थ्रू कोई इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा है जिसमें कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट के अफेक्टिंग किए बगैर, और साथ ही साथ में ग्लोबल फूड डिमांड को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये हिस्सा है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग से ये क्यों बेटर है, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि ये वाटर को कंजर्व करता है, 90% ऑफ वाटर को ही कंजर्वेशन में ये मदद करता है मैक्सिमम। और उसके अलावा क्या है, मैक्सिमम यील्ड, क्रॉप यील्ड होती है इसके थ्रू। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू 20 से 25% यील्ड ज़्यादा नोटिस की गई है। इसके अलावा लैंड की डिपेंडेंसी जो होती है डिपेंडेंसी उसको भी हम रिड्यूस होती है इसके थ्रू। हम ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिस्टम लगाकर हम उसमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो कि कुछ इसके ड्रॉबैक और भी है। इसके अलावा क्रॉप रेजिलेंस को भी हम इन्हेंस कर सकते हैं भाई दिस हाइड्रोपोनिक सिस्टम। अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही इजिप्ट, चाइना और ग्रीक हाइड्रोपोनिक सिस्टम को यूज़ करते थे। 19th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने क्या किया है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम पर। तो साइंस की फील्ड में इसके लिए बहुत सारा काम किया गया है 19th सेंचुरी में। और 20th सेंचुरी की बात करें तो आज हम इस सिस्टम को चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस में स्पेशली ये मेथड यूज़ करके हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स हैं। बहुत सारी तरह की इसकी टाइप्स होती हैं जो जनरल टाइप्स हैं। इसमें एक आता है न्यूट्रिएंट्स फिल्म टेक्निक। इसमें प्लांट को ग्रो करते हैं एक लॉन्ग नैरो चैनल में, जिसमें कि न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो होता है, सॉल्यूशन होता है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है एक चैनल के थ्रू, और वहाँ उस चैनल में प्लांट्स लगाए जाते हैं और रूट्स वाटर को, सॉल्यूशन जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ये वाला जो देख रहे हैं हम कि वाटर पंप होके यहाँ से जा रहा है, ये चैनल है और ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, और जो कि ऐसे जा रहा है और यहाँ से वापस नीचे आकर टैंक में आ रहा है। तो इसमें प्लांट्स ये ग्रो कर रहे हैं सीधे सीधे सॉइल, यहाँ पर सॉइललेस ये सिस्टम है जिसमें कोई सॉइल नहीं है, सीधा सीधा रूट्स जो प्लांट्स की हैं ऑब्जर्व कर रही हैं वाटर से न्यूट्रिएंट्स को और ग्रो कर रहे हैं। इस सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वाटर का लॉस भी नहीं होता है, यहाँ से जा रहा है वाटर जो यूज़ कर रहे हैं प्लांट, और बाकी वाटर वापस टैंक में आ रहा है। इसके अलावा एयर की पंपिंग भी की जाती है। तो इस तरीके से अगर ओरिजिनली हम देखें तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है जो काम करता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। दूसरा मेथड है EBB एंड फ्लो, जिसको बोलते हैं फ्लड एंड ड्रेन, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन ए ट्रे और बेड।
इसमें प्लांट को कुछ ट्रेज होती हैं, उनमें जब बेड में ग्रो किया जाता है विद पीरियोडिक फ्लडिंग एंड ड्रेनिंग। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम जैसे देखें कि कुछ ट्रेज होती हैं उसमें प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये देख रही है 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे, इस तरीके से ट्रेज होती हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिस्टम में देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर जा रहा है थ्रू पंपिंग के थ्रू, और यहाँ से इस ट्रे में भी पानी पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है और इसमें भी पानी पड़ रहा है। ऐसा वाटर जो न्यूट्रिएंट रिच है वो प्लांट्स को मिल रहा है, और यहाँ से रूट्स इन प्लांट को ऑब्जर्व करती हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर को, और बाकी वाटर जो है वापस इस ड्रेन के थ्रू, लाइन के थ्रू फिर वापस टैंक में आ रहा है। तो इस तरीके से इस सिस्टम को बोलते हैं डच बकेट सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा है डीप वाटर कल्चर। तो इसमें प्लांट ग्रो करते हैं एक बड़े कंटेनर में जो काफ़ी डीप होता है, एक ही कंटेनर, उसमें काफ़ी वाटर होता है विद न्यूट्रिएंट्स के साथ, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देखेंगे। तो ये है डीप वाटर कल्चर, जिसमें कि एक ही टैंक है बहुत बड़ा और उसमें बहुत मात्रा में पानी भरा हुआ है और विद न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर होता है ये। इसमें एयर स्टोन भी दिया जाता है, एयर भी प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ में क्या देख रहे हैं हम कि ये बड़ा स्टोरेज टैंक है और प्लांट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं इसमें, और ये ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट रिच वाटर से। तो इसको बोला जाता है डीप वाटर कल्चर। नेक्स्ट आता है एरोपोनिक। भी हाइड्रोपोनिक का ही एक पार्ट होता है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं रूट सीधे एयर में सस्पेंडेड होते हैं, डायरेक्टली वाटर में सस्पेंडेड नहीं होती रूट, और इसमें थ्रू मिस्ट और फॉग की फॉर्म में वाटर को, जैसे वाटर वेपर की फॉर्म में दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वाटर प्रोवाइड किया जाता है टुवर्ड द प्लांट। जैसे पिक्चर में हम देखेंगे तो ये एरोपोनिक सिस्टम है, हाइड्रोपोनिक का एक हिस्सा है, जिसमें कि ये प्लांट्स हैं जिनको ग्रो कर रहे हैं हम, और एक सिस्टम है जहाँ मिस्ट यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ फॉग और वेपर की फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है वाटर, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर वेपर की फॉर्म में। तो उसको बोला जाता है एरोपोनिक सिस्टम। यहाँ पर रूट सस्पेंडेड होते हैं इन द एयर और उनको फॉग और मिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हम अक्सर सॉइल में भी देखते हैं, जहाँ पर ऐसे फव्वारे की फॉर्म में, ड्रिप की फॉर्म में पानी को छिड़का जाता है, दिया जाता है ड्रिप की फॉर्म में, तो न्यूट्रिएंट डिलीवर किया जाता है डायरेक्टली टू द रूट थ्रू ड्रिप ट्यूब्स। ड्रिप इरिगेशन हम देख पा रहे हैं, तो इसमें एक टैंक है जैसे हम देख पा रहे हैं न्यूट्रिएंट टैंक, और यहाँ से वाटर पंप के थ्रू डायरेक्ट ये छोटी पाइप्स होती हैं, उनके थ्रू ड्रिप की फॉर्म में पानी दे पा रहे हैं हम सीधा प्लांट्स को, कि रूट्स को सीधा डायरेक्ट दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। पानी जैसे छिड़का जाता है रूट्स को दिया जाता है उसके फॉर्म में, तो फिर वापस पानी जो यूज़ होता है बाकी इस्तेमाल होने के बाद वापस आ जाता है और यहाँ से नीचे फिर टैंक में आ जाता है। इसमें एयर स्टोन भी होते हैं, तो वो भी एयर भी प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ग्रो चैम्बर, जिसमें ये कंटेनर होता है जहाँ पर प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसको ग्रो चैम्बर कहते हैं, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है, वाटर डाला जाता है और प्लांट ग्रो किए जाते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन क्या डाली जाती है ग्रो चैम्बर में, जैसे वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह डाला जाता है। तो वो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए, लगभग वो सारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में होते हैं। इसके अलावा पंप्स और इरिगेशन सिस्टम, जो पाइप्स होती हैं और पंप्स होता है वाटर को प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है उसको सप्लाई करने के लिए वो सिस्टम लगा होता है। एरेशन, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एरेशन भी होता है, सिस्टम भी होता है, और साथ ही साथ में पीएच कंट्रोल करने के लिए, मेंटेनिंग ऑप्टिमल पीएच लेवल के लिए भी पीएच कंट्रोल सिस्टम भी लगा होता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कुछ डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। तो इसमें पहली बात है कि वाटर एफिशिएंसी, ये वाटर एफिशिएंट मेथड होता है, तो कंजर्वेशन करता है काफ़ी हद तक वाटर को। हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू वाटर काफ़ी कंजर्व कर सकते हैं हम, अप टू 90% ऑफ जो वाटर, लेस वाटर यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो एग्रीकल्चर करते थे, उससे 90% लेस वाटर यूज़ होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा।
और क्योंकि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वाटर रिसाइकल होता है सिस्टम के अंदर ही, तो उस वजह से क्या है कि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता, क्योंकि वाटर की रिसाइकलिंग हो जाती है। तो एक बात। दूसरे नंबर क्या है कि एफिशिएंसी का एक और बेनिफिट क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज़ पर जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर इस सिस्टम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये मेथड स्पेशली वहाँ पर बेनिफिटेड हो सकता है, ऐसे एरिया में जहाँ पर क्या है कि पानी की कमी होती है, जहाँ जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी है, जहाँ स्कॉर्स है, जहाँ कॉस्टली पड़ता है, तो वहाँ पर हम, और क्योंकि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी पानी अगर वहाँ कम है, तो उस वजह से क्या है कि लोकल वाटर सप्लाई पर प्रेशर पड़ सकता है, उसको रोका जा सकता है बाई अडॉप्टिंग दिस मेथड। तो ये एफिशिएंटली ये मेथड वहाँ पर बेनिफिट करता है, वहाँ पर ये अडॉप्ट किया जा सकता है। दूसरा ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि वाटर बहुत जगह सारा जो है लॉस हो जाता है, चाहे सॉइल ऑब्जर्व करती है जहाँ वेपरेशन हो जाता है। वो ट्रेडिशनल फार्मिंग में होता क्या था कि सॉइल के थ्रू इधर तो वाटर ऑब्जर्व हो जाता था, जब वाटर वेपरेट हो जाता था ज़्यादा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन हाइड्रोपोनिक क्योंकि ये क्लोज सिस्टम होता है, तो वाटर का यहाँ पर ना वेपरेशन के थ्रू और ना ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू इतना ज़्यादा लॉस होता है। तो ये वाटर कंजर्वेटिव मेथड होता है, अच्छे तरीके से इसको हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है लैंड एंड स्पेस एफिशिएंसी। ये मेथड की वजह से क्या है कि ऐसे तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग जो करते हैं हम सॉइल के थ्रू, उसे हम बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए, लेकिन अगर लैंड की कमी है तो ये मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो हमारे लिए ज़मीन की कमी पड़ रही है, और फूड को डिमांड को पूरा करने के लिए भी हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक क्या करता है, ये ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स को वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस यूज़ को, प्रॉपर एफिशिएंटली हम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। हर एक तरह का वर्टिकली भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसमें ऐसे एरिया में भी जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर फार्म लैंड लिमिटेड है, ज़मीन कम है, वहाँ पर हाइड्रोपोनिक को हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है ये कम्पैक्ट नेचर होता है इसका, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि फूड को वहीं ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर चाहिए। तो इसकी वजह से ये कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्यूल बर्न होगा, कंजप्शन होगी और पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज होंगी, उनको भी ये रोक सकता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट मेथड होता है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर अगर हम फूड को ग्रो करेंगे थ्रू हाइड्रोपोनिक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूर से कहीं से अगर कोई खाना वगैरह जब क्रॉप्स वगैरह लानी पड़ेंगी, ये वो नहीं लाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बच जाती है, एनर्जी काफ़ी सेव होती है। तो ट्रांसफॉर्मिंग नॉन एरेबल स्पेसीज सच एज, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रूफ टॉप्स, वेयर हाउसेस और इवन कुछ जो अर्बन बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, छत वगैरह सब कुछ जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे कुछ बिल्डिंग्स, उन पर भी ये हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेशली शहरों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर जगह की कमी है तो वहाँ पर ये सफिशेंट मेथड है, और ये क्या है कि फूड सप्लाई कर सकता है और किसी भी सिटी को सेल्फ सफिशेंट बना सकता है ये मेथड। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ केमिकल इनपुट्स। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हमने ये करते थे कि पेस्टिसाइड, जैसे जब हम सॉइल में एग्रीकल्चर करते हैं तो पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्ट उनका खतरा रहता है, तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हर्ब्स को बचाने के लिए हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं जो कि जिनका केमिकल नेचर होता है, और उसकी वजह से इकोसिस्टम पर वर्स इफेक्ट पड़ता है, इसका हार्म इफेक्ट पड़ता है, और वाटर को भी ये पोल्यूट करता है, नियर बाई जो वाटर बॉडीज होती हैं। तो अब हाइड्रोपोनिक में क्या है, ये क्लीन अल्टरनेटिव है, इसमें ये कंट्रोल सिस्टम होता है, एनवायरनमेंट में काम करता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी खासकर ये यूज़ नहीं किया जाता इन केमिकल्स को, तो ये वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को काज नहीं करता। पेस्ट और डिजीज़ नहीं होते हैं, लेस प्रेवलेंट होते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। तो इसमें क्या है कि फिर अगर पेस्ट और डिजीज़ नहीं होंगे तो कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फार्मर को। तो ये सेफ़र होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है फूड प्रोडक्शन के लिए। और एडिशनली द क्लोज्ड लूप नेचर हाइड्रोपोनिक की वजह से क्या होता है कि जो वाटर रन ऑफ
अगर हम सॉइल में पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो वो जो फर्टिलाइज़र के न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लो करके वाटर बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अल्गल ब्लूम बनने का, यूट्रोफिकेशन होने का खतरा रहता था। लेकिन ये क्लोज सिस्टम होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स फ्लो करके वाटर बॉडीज़ में नहीं जाते। ये क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है कि इसकी यील्ड बड़ी ज़्यादा होती है, 20 से 25% इसकी यील्ड ये ज़्यादा होता है, हाइड्रोपोनिक ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसमें फास्टर ग्रोथ रेट्स होती है क्योंकि डायरेक्टली सोल्यूशन से रूट्स ऑफ प्लांट ऑब्जर्व करती हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर को, तो तेज़ी से ग्रो करती हैं, उनकी एनर्जी जो ऑब्जॉर्प्शन करने में यूज़ होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्टिमम यूज़ होता है न्यूट्रिएंट्स का, और इसमें वाटर भी इजीली उनको अवेलेबल हो पाता है। और इसकी वजह से क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी प्लांट फोटोसिंथेसिस पर लगाता है, और उसकी वजह से ये इसकी यील्ड और ज़्यादा होती है। जो एनर्जी प्लांट ऑब्जर्व करने में न्यूट्रिएंट्स और वाटर में सॉइल के थ्रू लगा सकता है, वो फोटोसिंथेसिस पर लगती है और उसका ग्रोथ तेज़ी से। इस मेथड के थ्रू मल्टीपल क्रॉप्स भी हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट तेज़ी से ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, तो दूसरे प्लांट्स भी हम लगाकर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को ये बढ़ावा देता है, ये सपोर्ट करता है। तो इसमें फ्यू रिसोर्सेज को यूज़ करके, लेस लैंड को, लेस वाटर यूज़ करके हम एफिशिएंटली हाइड्रोपोनिक को मेथड को यूज़ करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए भी अडाप्टेशन होती है। क्लाइमेट चेंज से भी इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि क्लाइमेट जब चेंज होती है तो वेदर पैटर्न, चाहे कहीं सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है सॉइल में, लेकिन इस सिस्टम में ये कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें ड्रॉट, फ्लड्स वगैरह का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो उस वजह से कोई फ्लड हो, ड्रॉट हो, जो अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनको क्या इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ जुड़े हुए, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर कुछ प्रोज और कॉन्स तो होते ही हैं हर एक मेथड के, तो कुछ डिसएडवांटेज जो जुड़े हैं हाइड्रोपोनिक के साथ वो हैं हाई इनिशियल कास्ट इस प्रोसेस को सेटअप करने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है। इसके अलावा एनर्जी कंजप्शन, जैसे लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा यूज़ होती है। लिमिटेड क्रॉप सिलेक्शन, नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्लांट्स वैरायटीज़, बहुत सारे प्लांट्स वैरायटी को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा हमें वीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, तो उतना ज़्यादा ये सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उसमें ज़मीन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना सेटअप बनाने के लिए बहुत कॉस्ट लगेगी और मुश्किल प्रोसेस है ये। तो सारे प्लांट्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग के लिए। इस टेबल्स के थ्रू वैसे तो हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने इसके पढ़े हैं, लेकिन इस टेबल्स के थ्रू हम थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेंगे। तो मोर प्लांट्स इन लेस स्पेस, इसका एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं कम स्पेस में। ये इफेक्टिव यूज़ करता है न्यूट्रिएंट्स को, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, प्लांट्स फास्टली ग्रो करते हैं। इवन सॉइल के विदाउट ग्रो कर सकते हैं, सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वीड्स नहीं होते इसमें, अनवांटेड प्लांट्स नहीं होते, लेस लेबर एंड टाइम की भी जो है जल्दी हो जाता है, कम लेबर चाहिए इसके लिए, और वाटर की कंजर्वेशन करता है। जबकि ये जो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट नीड्स मोर ओवरसाइट, क्योंकि इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करना है तो ज़्यादा इसकी देख रेख चाहिए, ज़्यादा केयर चाहिए, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल नॉलेज, इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी ये प्रेफरेबली हो पाएगा। इनिशियल कॉस्ट और हाई, जैसे कि हमने पढ़ा कि इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई रहती है, ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर नहीं हो प्रोवाइड हो तो इसका सिस्टम को ये फेलियर भी हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक टेक्निक को कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियली हम प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको बेचने के लिए भी कुछ कमर्शियल प्लांट होते हैं, उसको आसानी से जल्दी अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है अर्बन एग्रीकल्चर, रूफ टॉप, अर्बन एरिया में, सिटी में हम रूफ टॉप पर, इंडोर कम्युनिटी गार्डन्स में हम ये मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं और इसको सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आज स्पेस में जैसे जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये
हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू हम प्लांट्स को ग्रो कर भी रहे हैं और कर सकते हैं फ्यूचर में भी। तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन स्पेस में आसानी से हम कर सकते हैं इसके मेथड के थ्रू। रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम में भी हम इसको कर रहे हैं, स्टडिंग प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। तो प्लांट के किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्लांट किस तरह से ग्रो करते हैं, उसमें हम रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए उसके फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।